गुड आफ्टरनून साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं कुणाल चौबे। वीडियो के इस क्रम में मैं इस वीडियो में आपके समक्ष जनगणना 2027 से संबंधित जो HLO ऐप, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन जो ऐप है, उस पर एंट्री करने के रिगार्डिंग जो है ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें हम लोग समझेंगे कि लाइन क्रमांक क्या है, भवन संख्या, जनगणना मकान संख्या, किसे परिवार क्रमांक मिलता है, कब भवन को हम नया करेंगे, कब भवन को हम दोहराव करेंगे, कब मकान हमारा नया होगा, कब मकान हमारा दोहराव होगा, इत्यादि तमाम हम टर्म्स को जो है इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। आइए देखिए, कुछ केसेस के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। हमने पहला केस लिया है जिसमें एक भवन है और एक ही जनगणना मकान है जो कि पूर्णतः आवासीय है। तो इसके लिए जब हम लोग HLO ऐप में एंट्री करेंगे तो ये पहला हमारा है। लाइन क्रमांक को आप सिंपली एक सीरियल नंबर क्रम संख्या से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चूंकि हमारा पहला क्रम है ये, तो इसको क्रम संख्या लाइन क्रमांक 001 मिला। ये हमेशा 3 अंकों का आपको प्राप्त होगा। उसके बाद भवन संख्या जो कि आपको लिखना है ऐप में, वो हमने यहाँ डाला। ये हमारा पहला भवन है, हमने इसको पहला संख्या दे दिया। जनगणना मकान संख्या की बात करते हैं तो चूंकि ये पहला मकान है हमारा, तो ये 0001 हमें नंबर मिला। और परिवार क्रमांक चूंकि ये आवासीय है तो इसके लिए 001 मिला। ध्यान दिए हमने देंगे हम यहाँ पे कि लाइन क्रमांक हमारा 3 अंक का है, जनगणना मकान संख्या 4 अंक का होता है, परिवार क्रमांक जो है 3 अंक का होता है। HLO ऐप लाइन क्रमांक खुद देता है, जनगणना मकान संख्या खुद देता है, परिवार क्रमांक वो स्वतः देगा। आप सिर्फ ऐप पे इस चारों में से भवन संख्या का एंट्री आप करते हैं। ठीक है, आप क्या डालते हैं, भवन संख्या का क्रम आप डालने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्लियर हो गया कि एक भवन है, एक जनगणना मकान है, तो क्या क्या चीज़ें हमें मिल गई। दूसरा केस देख रहे हैं कि जहाँ पे एक ही भवन है लेकिन यहाँ 2 जनगणना मकान है और दोनों पूर्णतः आवासीय हैं। तो अब इसका लाइन क्रमांक आपको 002 और 003 हो गया। भवन नंबर हमारा ये दूसरा है। अब कहेंगे कि सर ये ब्रैकेट में 2 क्यों लिखे हैं, तो मालिक ये ब्रैकेट में 2 यहाँ पे कुल जनगणना मकानों की संख्या है। चूंकि इस भवन में 2 जनगणना मकान है तो यहाँ पे ये कुल जनगणना मकानों की संख्या, ये ब्रैकेट में 2 यहाँ पे। ये आपको हेल्पफुल कब होगा, जब आप अपने HLB में घूम रहे हैं और भवनों की संख्या डाल रहे हैं, उस टाइम में हम उसको ऐसे लिखते हैं, तो वो उस समय आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप ऐप पे ओनली ये भवन संख्या आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो कुल जनगणना मकान और मकान नंबर की से थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। कुल जनगणना मकान जो है उस भवन के अंदर जितने भी मकान हैं वो हो गए, और जनगणना मकान आपका अलग अलग होता है, पर्टिकुलर होता है। अब चूंकि यहाँ पे 2 जनगणना मकान है तो एक जनगणना मकान संख्या आपको 0002 और तीसरा जो है 0003 मिल गया। और परिवार क्रमांक 002 003 हो गया। ये सीरियली हम लोग बढ़ रहे हैं। यानी कि अब आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे तो आपका सब न्यू हमने कर दिया, आपका भवन भी न्यू हो गया, और मकान के केस में भी जब गए तो हम लोग ऐप में नया एंट्री कर दिए। इस केस में जब हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे HLO ऐप में लाइन नंबर 2 में जब हम लोग जा रहे हैं, लाइन नंबर 002 में जब हम पहुँच रहे हैं, तो आप यहाँ पे भवन संख्या पहली बार में नया कर रहे हैं। नया डालेंगे तो उसके बाद जो है मकान संख्या हम नया कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हमारा क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पे हमको लाइन क्रमांक और भवन संख्या और मकान संख्या मिल गया। लेकिन जब लाइन क्रमांक 3 में आएंगे, लाइन क्रमांक जब हम 3 में पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पे हम भवन संख्या जो 2 है, जो कि लाइन क्रमांक 2 का था, उसको हम दोहराएंगे। क्या करेंगे सर, दोहराएंगे। चूँकि हम उसी भवन में फिर से जा रहे हैं तो हम रिपीट वाले बटन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि लाइन क्रमांक 2 में जब पहुँचे तो मकान संख्या के लिए नया दबाए हैं, और लाइन क्रमांक 3 में जब हम पहुँचे तो मकान संख्या के लिए नया दबाएंगे। चूँकि ये दोनों मकान अलग अलग है लेकिन भवन एक ही है, तो भवन वाले केस में जब लाइन क्रमांक 3 में हम पहुँचे तो वहाँ पे हमने रिपीट किया। दोनों केस क्लियर हुआ सर आपका। तीसरा केस देखते हैं जहाँ एक परिसर है और उस एक परिसर में एक भवन है और एक परिवार है, और साथ ही साथ 4 संरचनाएं आपको दिख रही हैं अलग अलग। एक संरचना है जो कि उसका मुख्य आवास है, दूसरा रसोई है, तीसरा शौचालय है और चौथा बैठक है,
और इस बैठक का इस्तेमाल इसी परिवार के द्वारा किया जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि रसोई और शौचालय को हम लोग मकान में काउंट नहीं करेंगे और बैठक उसी परिवार के द्वारा इस्तेमाल हो रहा है तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पे हमारा एक ही भवन और एक मकान हो गया। ठीक है। केस चौथा देखिएगा कि जहाँ पे एक भवन है, एक परिसर है और यहाँ पे 5 संरचनाएं हैं। एक मुख्य आवास है, दूसरा रसोई है, तीसरा शौचालय है, चौथा वर्कशेड है या दुकान, गैरेज, भुसौली, गोदाम कुछ भी हो सकता है और पांचवा की बात करते हैं एक पशुशाला है। अब इस केस में यहाँ पर कितने मकान होंगे तो ध्यान देंगे सर, जो मुख्य आवास है वो एक मकान हुआ, रसोई नहीं होगा, शौचालय नहीं होगा, वर्कशेड, दुकान, गैराज यानी कि अन्य गैर आवासीय इस्तेमाल में वो संरचना, उस भवन का एक संरचना का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसको एक मकान मानेंगे। और यहाँ पे पशुशाला है तो इसको एक मकान मानेंगे कि एक मतलब कि यहाँ पे एक मकान आपका मुख्य आवास, दूसरा ये वर्कशेड और तीसरा ये पशुशाला। तो यहाँ पे एक भवन और 3 जनगणना मकान हो गए। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये भी रह रहा है कि सर मकान और कब अलग कर सकते हैं और कब नहीं। तो देखिए सर, हम लोग मकान की परिभाषा सिंपली जान रहे हैं कि मकान होता है ना, वो भवन का एक हिस्सा होता है ना। एक भवन में एक मकान भी हो सकते हैं या एक से ज़्यादा मकान भी हो सकते हैं। तो आप अगर किसी भवन में पहुंच रहे हैं और वहाँ पे अगर मान लीजिए एक ही मेन गेट एक है और एकल संरचना वहाँ पे आपको दिख रही है तो वो एक मकान हो गई। लेकिन वो मान लीजिए कि उस भवन के अंदर जब आप जा रहे हैं वहाँ पे ऐसी सीढ़ी है जो साझे में है या आंगन के द्वारा मकान अलग अलग खुल रहे हैं परिवारों में, तो वहाँ पे आप मकान को बांट देंगे, अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिबरल हैं, चाहे तो मकान बांट सकते हैं या फिर नहीं भी बांट सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि किस केस में कौन सा भवन है, कौन सा मकान है।